आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी विज्ञान में आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इस अध्याय को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स थ्योरिकल होंगे और जो लास्ट का पार्ट होगा इसका, उस वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने अध्याय 1 को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप अध्याय 1 और उसके प्रश्न उत्तर को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो थ्योरिकल पार्ट है इसमें हम इसके जो महत्वपूर्ण थ्योरीज़ हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इंग्लिश में कहें तो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, देखिए मार्केट में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी चीज़ें शुद्ध ही हों। ठीक है, अगर हम कहें कि शुद्ध चीज़ क्या होती है तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध वे चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण जिनका रासायनिक प्रकृति एक समान हो। ठीक है, उसमें जो भी कण उपस्थित हो उनकी जो रासायनिक प्रवृत्ति रहेगी वो कैसे रहेगी, समान रहेगी। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। कणों के बारे में हमने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आपने जाना इसमें कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट आता है मिश्रण। अब मिश्रण क्या है, तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम आगे तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे इसी अध्याय में। तो आप इतना समझिए कि जो मिश्रण होता है ये तत्व और यौगिक के मिलने से बनता है। जो मिश्रण होता है ये के एक से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से बनता है। ठीक है, अब हम मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए मिश्रण के बहुत से प्रकार होते हैं, इनको गिन पाना निश्चित नहीं होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, अब इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, तो ये क्रियाकलाप आप करके देख लीजिएगा। फिर इसी में है इसका जो अगला क्रियाकलाप, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रैक्टिकल करने से, क्रियाकलाप करने से हमें 3 चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, ठीक है, और कोलाइड विलयन क्या होता है। इसको हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। तो हमें करना क्या है, कक्षा को जो कक्षा के विद्यार्थी उनको 4 समूह में बांटना है, आ, बा, सा और दा में। ठीक है, अब इन समूह को हम एक एक नमूने के तौर पे कुछ दे देंगे। जैसे कि आ समूह को यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे दिया। फिर समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दिया। फिर समूह शाह को चाक के चूर्ण या आटे का गेहूं का आटा दे दिया। ठीक है, तो चारों समूह को हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे दे दिया है। अब करना क्या है, जो 10 समूह उसको हमने 2 दिया, स्याही दे दिया है। अब करना क्या है, इसको छात्रों को कहना है, या कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है उनको कहना है कि जो कांच की छड़ उसकी सहायता से नमूनों को जल में मिलाएं, जिनको दिया गया पदार्थ को जल में मिलाएं। फिर देखना क्या जो कण है वो जल में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हमें एक टार्च के प्रकाश की किरण को बीकर पर डालना है। उसमें सामने जो हम देखेंगे तो क्या उसमें हम देख सकते हैं कि जो किरण है वो मार्ग बदल रही है, नहीं बदल रही है। ठीक है, वो इसमें हम देख सकते हैं। तो इससे अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए कि जो मिश्रण को छानना है। ठीक है, जो छानक है उसमें कुछ अवशेष बचा है कि नहीं वो भी देखना है हमको। फिर कक्षा में परिणामों पर चर्चा करनी है कि सबका परिणाम क्या हुआ है। तो जो आ और बा का समूह था तो उसका जो परिणाम आएगा वो विलयन आएगा। तो आ और बा में क्या था, आ और बा में यहाँ पे कॉपर के क्रिस्टल थे। तो कॉपर के जो क्रिस्टल जल में पूरी तरह से घुल गए हैं। ठीक है, उसके कारण जल में दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया, विलयन हो गया। कहने का मतलब क्या है, विलयन क्या होता है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। और सममांगी मिश्रण उसे कहते हैं जब हम 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो पूरी तरह से वो मिल जाते हैं, उसके कणों को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो विलयन कहलाता है। फिर समूह जो है सा नंबर का था हमारा, उसमें हमने क्या दिया था, चाक का चूर्ण दिया था या गेहूं का आटा दिया था। जब उसको पानी में मिलाया गया तो उसके कण कुछ तैरते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, उनको हम नग्न आंखों से देख सकते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में मिलाते हैं, अगर उसके कण उसमें दिखते हैं तो निलंबन कहलाता है। और जो द नंबर का समूह था, द नंबर के समूह पे क्या दिया था हमने, दूध या स्याही दिया था। दूध या स्याही को पानी में जब मिलाया तो पूर्ण रूप से मिल चुका था उसमें,
ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि कोलाइड विलयन जो होता है वो निलंबन के कणों से बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन दिखाई नग्न आँखों से नहीं देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं। नींबू जल, सोडा जल इत्यादि विलयन को उदाहरण है। प्राय हम इन विलयनों को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिन्हें ठोस, द्रव, गैस में मिले हों, लेकिन प्राकृतिक में ठोस विलयन मिश्र धातु के रूप में पाई जाती है, गैसीय विलयन वायु में पाई जाती है। ठीक है, तो आपने समझा विलयन क्या है। अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि विलयन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। ठीक है, सिर्फ इतनी ही परिभाषा लिखनी है। और समझाने के लिए मैंने बताया था कि इसके कण पूरी तरह से जल में मिल जाते हैं। ठीक है, अब विलयन के अगर हम उदाहरण देखना है तो देखिए, चीनी और जल का विलयन। ठीक है, चीनी को जल में हम मिला रहे हैं तो एक विलयन बन गया। अब विलयन जो है एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तरल में, तरल क्या है यहाँ पे, जल है, ठोस क्या है यहाँ पे, चीनी। तो दोनों को हम मिला रहे हैं तो एक क्या बन रहा है, यहाँ पे विलयन बन रहा है। ठीक है, इसमें जो चीनी है वो विलय का काम करेगी और जो जल है वो विलायक का काम करेगा। मतलब जिसको हम मिला रहे हैं वो विलय और जिसमें मिला रहे हैं वो विलायक। ये सरल भाषा में आप समझना चाहें तो कह सकते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। ठीक है, अगला उदाहरण है आयोडीन एवं अल्कोहल का विलयन, जिसे हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। इसे आयोडीन विलय, यहाँ पे जो है आयोडीन विलय है और अल्कोहल क्या है, यहाँ पे विलायक है। ठीक है, उसी प्रकार बातयुक्त पेयजल, सोडा जल, फिर कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है विलय है और जल यहाँ पे विलायक है। ठीक है, उसी प्रकार इसका चौथा उदाहरण है वायु गैस में गैस का विलयन। मतलब वायु में हम गैस को ही मिला रहे हैं। मुख्यतः है दो घटक ऑक्सीजन जो कि 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन जो कि 78 पाया जाता है, एक सममांगी मिश्रण के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को वायु का विलायक, ठीक है, कहा जा सकता है। और वायु में दूसरी गैस जो कहना चाहिए कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है वो यहाँ पे क्या विलायक हो सकती है। तो हमने विलयन के बारे में पढ़ा। अब विलयन के क्या क्या गुण हो सकते हैं वो देखिए। विलयन के गुण, तो विलयन के गुण और विलयन के जो गुण होते हैं वो विलयन की विशेषता में भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, विलयन के गुण पूछे या विलयन की विशेषता पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, IMP है ये। ठीक है, तो विलयन एक सममांगी मिश्रण है। हमने पहले भी पढ़ चुका है कि विलयन एक सममांगी मिश्रण है और इसके जो कणों का व्यास होता है बहुत ही छोटा होता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये 1 nm के बराबर होता है। अगर इसको हम मीटर में नापें तो 10⁻⁹ मीटर होता है ये, और इससे भी छोटा होता है। तो इसलिए ये आंखों से दिखाई नहीं देखी जा सकती, मतलब ये आंखों से देखे नहीं जा सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये जो कण है प्रकाश को फैलाते नहीं, इसलिए यहाँ पे विलयन में दिखाई नहीं देता है प्रकाश की किरण। उसके बाद में अगली विशेषता इसकी, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलायक में से पृथक नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल कहना चाहिए कि इसको छानकर या बीनकर अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की जो सांद्रता होती है इसमें जो विलायक मिलाया जाता है, ठीक है, सॉरी, जो विलय और विलायक दो चीज़ होते हैं। तो जो इसमें विलय पदार्थ होता है, विलय पर डिपेंड करता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता किस पर डिपेंड करती है, ये करती है विलायक पे, सॉरी विलय पे, जो चीज़ इसमें मिलाई जा रही है। ठीक है, तो विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र एवं संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु है। ठीक है, अब हमने जो क्रियाकलाप 2.2 किया था तो जो आ समूह था उसमें हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिए थे और बा को क्या दिया था, कॉपर सल्फेट दिया था 1 चम्मच। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो था वो अपेक्षाकृत थोड़ा क्या था, कठोर था, मतलब उसके कण कैसे थे, बड़े थे। और जो 1 नंबर का था 1 चम्मच कॉपर सल्फेट जो दिया था हमने, उसके कण बहुत छोटे थे। तो जो विलय है, ठीक है,
तो जो विलय है वो पदार्थ पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। उसे हम उदाहरण एक्सरसाइज कहना चाहिए क्रियाकलाप 2.3 से समझ सकते हैं। इसको आप करके देखना। फिर उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आती है निकल के, जो कि एक सूत्र के रूप में काम आएगी हमें। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सारी विधि उपयोग में की जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 विधि चर्चा में है। अब कौन कौन सी 3 विधि चर्चा में यहाँ पे? तो पहली विधि है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि द्रव्यमान, लेकिन किसका? विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणा कर देना 100 से। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसका उपयोग कैसे करना है आगे मैं बताऊंगा इसको। फिर आता है विलयन के आयतन प्रतिशत। अगर विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना है तो ये फार्मूला है, ठीक है। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। इसमें डिफरेंस किया दोनों चीज़ों में, सिर्फ यहाँ पे आयतन आया है और यहाँ पे द्रव्यमान आया है, बाकी सेम ही है, ठीक है। एक और फार्मूला इसका, एक और फार्मूला यहाँ पे आता है, क्या आता है? विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। तो विलयन का आयतन विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ठीक है, और इसमें गुणा 100 को कर देना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमें कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो इस तरह से एक उदाहरण हमको दिया है, तो इसको आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है? विलय पदार्थ मतलब नमक को मिलाया जा रहा है, किसमें मिलाया जा रहा है? नमक को, ठीक है, नमक को मिलाया जा रहा है यहाँ पे एक विलयन में, जल में मिलाया जा रहा है, तो जिसकी मात्रा यहाँ पे 40 ग्राम है, और विलायक जो कि जल की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम है। तो हम जानते हैं कि जो विलयन का द्रव्यमान होता है बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान धन विलयन पदार्थ का द्रव्यमान। तो दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखना है 360 ग्राम, और यहाँ पे सूत्र लगा देना है नीचे। तो नीचे सूत्र लगाकर यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो जो विलय पदार्थ का द्रव्यमान है वो कितना? 40% था, लेकिन जो विलायक था, विलायक किससे मिलकर बना होता है? विलय पदार्थ और विलय पदार्थ के द्रव्यमान दोनों से मिलकर बना होता है। तो दोनों को जोड़ दिया, 360 मिला, तो यहाँ पे हल करने पर 11.1% में आया, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे देख लिया कि विलयन क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब निलंबन क्या है, ठीक है। निलंबन को भी हमने समझा 2.2 का जो क्रियाकलाप था उसमें नंबर का जो कहना चाहिए कि समूह था, उसके द्वारा हमने समझा था। अब समझते हैं कि क्या होता है ये। तो क्रियाकलाप 2.2 के समूह साह के द्वारा पाया गया कि बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। कैसा मिश्रण है ये? बिस्मांगी है। और विलयन कैसा था? सममांगी मिश्रण था। तो अब इसके गुणधर्म पढ़ लेते हैं। गुणधर्म में भी इसकी विशेषता होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आप निलंबन के गुणधर्म बताइए या कहना चाहिए कि निलंबन की विशेषता बतलाइए, तो दोनों एक ही चीज़ है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था, ठीक है। नंबर पे जो था कहना चाहिए चौक का डस्ट था और गेहूं का आटा था। जैसे पानी में लाया गया तो उसके कण ऊपर तैरते हुए दिख रहे थे हमें, ठीक है। तो उसे नग्न आँखों से हम देख सकते हैं। ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है, ठीक है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगर पूछा निलंबन कैसा होता है तो निलंबन अस्थायी होता है, ठीक है, स्थायी नहीं होता ये। इसके जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं अगर इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो। फिर अगला है छानक विधि से। छानन विधि से इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है, मिश्रण को अलग किया जा सकता है। उसके बाद में फिर कोलाइड विलयन आता है। कोलाइड विलयन क्या होता है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह दाग के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के जो कण होते हैं विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कण का आकार बहुत छोटा होने के कारण यह मिश्रण सममांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में सममांगी नहीं विषमांगी होता है, ठीक है। कैसा होता है? विषमांगी। इसके जो कण है वो सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। अब कोलाइड्स जो होते हैं उसके सामान्य कुछ उदाहरण दिए गए हैं, नीचे आप देख सकते हो तालिका में। तो कोलाइड को और थोड़ा समझते हैं। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण
प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर इसको आपको देखना है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि ये कच्ची छत वाले जो घर होते हैं उसमें जो छिद्र होता है कोई, तो दिन में के समय में वहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है। तो वो प्रकाश की किरण जो ऊपर होती है तो छोटी होती है और नीचे जाती है उसका आकार बड़ा हो जाता है। और उसमें जो कण तैरते हुए हमको दिखते हैं वायु में, जो धूल के कण तैरते हुए दिखते हैं, वो कहलाते हैं कोलाइडी कण। ठीक है, वो इसका निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसके अलावा हम इसको जंगल में भी देख सकते हैं। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो निलंबन के बारे में हमने पढ़ा। अब जो कोलाइड विलयन है उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं, जिसको हम गुणधर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यह विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। ठीक है, जो कहना चाहिए इससे पहले था निलंबन, वो प्रकाश को अदृश्य बनाते थे और ये दृश्य बनाते हैं। इसमें प्रकाश आर के पार हम देख सकते हैं विलियन से। ठीक है, उसके बाद अगला है, जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये क्षरण विधि द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन यह एक विशेष अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ विलयन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटक। ठीक है, मिश्रण के जो घटक हैं उनको हम पृथक कैसे कर सकते हैं। मिश्रण के घटक क्या होते हैं? देखिए, मिश्रण हमने क्या समझा था कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण बनता है। तो जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं वही घटक कहलाते हैं। मिश्रण के घटक वही कहलाते हैं। दो अलग अलग पदार्थ जो मिला जाते हैं वही घटक कहलाते हैं। ठीक है, मिश्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटक को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अलग किया जाता है। पहला इसमें उदाहरण देखेंगे हम कि रंग वाले घटक, जिसे डाई करना कहते हैं, को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिकल हमें करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम? तो हमें आधा बीकर जल लेना है। क्या लेना है? जल लेना है। बीकर के मुख पर एक बाज ग्लास रखें। बाज ग्लास क्या होती है? इसे हम कह सकते हैं ढक्कन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ बूंदे उस पर हम स्याही की डालेंगे और उसको नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे। अब गर्म करने के बाद में हम देखेंगे कि उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें बाष्पीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जब इसमें कोई बदलाव नहीं देखेंगे तो हमने नीचे से उसको गर्म करना बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे बर्नर लेना है और इस बीकर में पानी रखकर यहाँ पे ऊपर एक कहना चाहिए कि एक ढक्कन में रखकर यहाँ पे कुछ बूंदे स्याही की डालना है। तो इसे हमें प्रक्षेपित भी करना है कि इसमें बाष्पीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लास्ट में क्या पाते हैं? देखिए, इसमें पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। ठीक है, क्या पाते हैं इसमें हम? जो स्याही है वो जल में एक रंग का मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थों को बाष्पीकरण की विधि से पृथक कर सकते हैं। जब स्याही को जल में हम मिलाएंगे तो जब यहाँ पे बाष्पीकरण के द्वारा जल बाष्पित हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो विलायक है वो बाष्पित हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? विलय बचेगा। विलय क्या है? यहाँ पे स्याही है। तो इस तरह से इसको अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि जो दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी विधि है, इसे हम अपकेंद्री बल के द्वारा अलग कर सकते हैं। अपकेंद्री बल क्या होता है? ऐसा बल जो केंद्र में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जब मक्खन निकालते हैं तो जो बीच में मथानी द्वारा घुमाया जाता है, जो बीच में घुमाया जाता है उसे अपकेंद्री कहते हैं, और जो बाहर से अंदर की ओर बल लगाया जाता है वो अभिकेंद्री कहलाता है। ठीक है, इतना समझिए कि जो बीच से बाहर की ओर बल लग रहा है वो अपकेंद्री बल होता है। ठीक है, तो इस बल के द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं कि अनुप्रयोग मतलब इसका प्रयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो पहले तो इसका प्रयोगशाला में रक्त या मूत्र की जांच के लिए किया जाता है। फिर डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है।
फिर कपड़े धोने की मशीन में कपड़े भीगे हुए होते हैं, उसको सुखाने के लिए, उससे जल निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अनुप्रयोग या प्रयोग कह सकते हैं किया जाता है। फिर अगला है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें। अब अघुलनशील क्या होता है, कोई भी ऐसे पदार्थ जो आपस में ना मिले। ठीक है, जैसे कि आप लोहे को डालेंगे, लोहे के चूर्णों डालेंगे जल में, तो वो जल में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अघुलनशील पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी क्रियाकलाप करना है यहाँ पे 2.6 आपको। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में आप जल या फिर कहना चाहिए कि जल में ऑयल को ले सकते हो, किसी भी चीज़ का तेल ले सकते हो। तो ये दो अघुलनशील पदार्थ हुए, जल में कभी भी ऑयल को हम मिला नहीं सकते, तो अघुलनशील हुए दोनों पदार्थों को। तो हम इसको कैसे पृथक कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि इसको एक ऐसे बीकर में रखिएगा दोनों चीज़ को, जिसमें नीचे से कोई छिद्र हो। तो जो जल होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो ऊपर की जो तलहटी होती है उसकी वहाँ पे जम जाता है। तो नीचे से हम पानी निकाल सकते हैं, और ऊपर ऊपर जो बचेगा वो तेल बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बीकर में हम यहाँ पे ले सकते हैं पृथक्करण कीप है ये, तो जिसमें मिट्टी का तेल है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे जल है। तो जल और मिट्टी का तेल कभी आपस में नहीं मिलते, ध्यान रखना। तो यहाँ मिट्टी का तेल ही नहीं, कोई भी ऑयल हो ये जल में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम पानी को नीचे निकाल लेंगे, क्योंकि पानी भारी होता है इसलिए नीचे बैठ जाता है। तो जब पानी निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ऑयल बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो कहना चाहिए आगे हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आप अगला इसका जो दूसरा पार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।